हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मैथ्स क्लासेस में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में हमने अभी तक इसकी बहुत सारी बेसिक चीज़ें सीख ली हैं, है ना, कि कैलकुलेशंस को सोल्व किस तरह से करना है, अगर कोई स्टेटमेंट आ जाए तो उसे अच्छी तरह से समझना किस तरह से है ना। उसमें हमने पहले इमेजिनरी नंबर किया जिसे हम अयोटा कहते थे, फिर हमने कम्प्लेक्स नंबर किया जिसे रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट अगर हम कर दें तो वो क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम z से डिनोट करते हैं, है ना। इसके बाद हमने किया इसका मॉडुलस, यानी कि जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जिसे हम रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ये करते हैं। फिर हमने एडिटिव इन्वर्स, z का क्या होगा, माइनस z, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या था, मॉडुलस, ये क्या था, एडिटिव इन्वर्स, या हम इसे क्या कहते थे, नेगेटिव ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, है ना, नेगेटिव ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, और हमने किया था एडिटिव इन्वर्स के बाद एक था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि अगर z हमारे पास कम है तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/z से क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक और चीज़ की थी वो था कंजुगेट, जिसे हम z के ऊपर बार से डिनोट करते हैं, है ना। वो हम क्या करते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन बदल देते हैं, यानी कि अगर हमारे पास z क्या है, 3 + 4 अयोटा है ना, यानी कि z अगर क्या है, 3 + 4 अयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन, यानी कि यहाँ पर प्लस है इसके आगे तो इसका माइनस कर देंगे, रियल पार्ट भी उसी का उसी तरह, ठीक है। तो ये आ जाता था ना। ये कुछ मेन चीज़ें थी जिससे हम सम्स सोल्व कर सकते हैं। और एक ना आज मैं आपको बताऊंगा ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो आपको पता लग गया कि अगर कम्प्लेक्स नंबर z हो तो यानी कि z का अगर हमें कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो तो हम 1/z कर देते हैं। लेकिन कुछ सम ऐसे होते हैं कि बड़े होते हैं, तो मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का सीधा तरीका बताऊंगा, वो फॉर्मूला लगा के आप किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। ओके, तो आज हम पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मैं आपको तरीका बताता हूँ, फिर हम इन सब के रिलेटेड ना आज क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो हमने जान ली कम्प्लेक्स नंबर में। हाँ जी, तो अगर हमारे पास z क्या है, यानी कि हम ले लेते हैं 3 + 2 अयोटा। ओके, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या है, z 3 + 2 अयोटा। तो हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/z, है ना। तो हम क्या करते हैं, 1/3 + 2 अयोटा, और डिनोमिनेटर में हमें पता है कि इमेजिनरी नंबर या कम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो हम इसे क्या कर देते हैं, रैशनलाइज। तो हम इसे रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये इस तरह से होता है ना, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। ये बस ये वाला हमें साइन चेंज करना होता है, अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, है ना। तो इसको हम इस तरह से कर देते हैं। इस चैप्टर में वैसे मेन कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल कुछ फॉर्मूले हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन में बच्चे इस चैप्टर में गलती करते हैं, वैसे कोई गलती नहीं होती, है ना। क्योंकि ये देखो, अब मैं तो कर रहा हूँ, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं ना करोगे तो आपसे गलत हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हम 3 की पावर यहाँ पर मैं 9 माइनस, मैं क्या करता हूँ, अगर इसी तरह से लिख देता हूँ, और अयोटा स्क्वायर की पावर वैल्यू होती है -1, है ना। तो अगर -1 मैं माइनस, चलो यहाँ पे इंटू -1 है, तो यानी कि मैं इसे अगर इसी तरह से लिख दूँ ना, माइनस माइनस को प्लस भी करना है। ये गलती कई बार जल्दी में बच्चे बहुत कर देते हैं, इसलिए इन
क्वेश्चंस को ना आप कीजिएगा अपनी बुक्स में से। मैं जो ये सब करवा रहा हूँ ना आपके यूनिट में एक्सरसाइज वाइज ही करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं कि कोई आगे टॉपिक बता दिया कोई पीछे बता दिया, सभी सीरियल वाइज बता रहा हूँ। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये करना, ठीक है ना। मैं जो करवाता रहता हूँ आप अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस करते रहिए। वैसे कुछ क्वेश्चंस आज मैं आपको करवाऊँगा भी, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो ये क्या आ गया 3 - 2 आयोटा अपॉन 9 + 2 10, है ना। तो हमारे पास तो ये आ गया भाई, ये आ गया ना। यहाँ पर ये देखो गलती कर दी ना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर था तो 4, ये देखो, है ना। कई बार जल्दी जल्दी में इसी तरह से गलती हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आ गया 13, ओके। तो हमारे पास अब ये आ गया, ठीक है। अब ये तो हमने इतने बड़ा निकाला है। अगर मैं कहूँ कि एक आपको फार्मूला बता देता हूँ जिससे किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आसानी से निकल जाएगा। अगर किसी का भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो, आप इस तरह से तो कर ही सकते हैं 1/z करके, है ना। और एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, z का कंजुगेट अपॉन मोड z का स्क्वायर। बस सिर्फ ये फार्मूला है। इससे अभी हमारा आंसर क्या आया था इसका 3 - 2 आयोटा अपॉन 13, है ना। अब हम चेक करते हैं, इससे भी ये देखो यही आंसर आएगा। चलो हम शुरू करते हैं। पहले z का कंजुगेट हम किस तरह से निकालते हैं। z का यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं ना, 3 - 2 आयोटा, यानी कि कंजुगेट आएगा। अब हम मोड निकाल के रख लेते हैं। मोड क्या होगा, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 9 + 4, ये क्या आ गया √13, है ना। √13 आ गया ना। तो अब ये दोनों चीज़ें हम इसमें पुट कर देते हैं। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास क्या हो गया, z का कंजुगेट अगर मैं कहूँ तो वो हमारा ये है 3 - 2 आयोटा अपॉन मोड z हमारे पास है √13, लेकिन यहाँ पर उसका स्क्वायर है ना, यानी कि मोड z का स्क्वायर है। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसल, है ना। तो ये क्या आ गया 3 - 2 आयोटा अपॉन 13। ये देखो ये आंसर और ये आंसर सेम है ना। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम इससे भी निकाल सकते हैं। आप पेपर में इसी से ही निकाल के आना, है ना। क्योंकि क्या होगा कि इसे आप पहले 1/z कर दोगे, 1/3 + 2 आयोटा, फिर आप इसे रैशनलाइज करोगे, है ना, वो बड़ा हो जाएगा। ये आसान तरीका है, z का कंजुगेट निकालो और मोड z का स्क्वायर कर दो, है ना। दोनों की वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पेपर में आप लेकिन आपको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है, 1/z ही होता है, ओके। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जितने भी हमने कम्प्लेक्स नंबर में जो टाइप्स कर ली ना, हम अब उसके रिलेटेड ना क्वेश्चंस करते हैं आज, ठीक है। तो कल हम इससे आगे कुछ करेंगे, ओके, अगला टॉपिक। तो क्वेश्चंस मैं आपके सामने कर रहा हूँ, कॉपी पर ज़रूर करते रहिएगा जब भी मैं करवाता हूँ, ओके, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। प्रैक्टिस से ना और कुछ नहीं, बस आपकी कैलकुलेशंस करने का तरीका आसान हो जाएगा। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी नहीं तब आप माइंड में ही जल्दी जल्दी करने लग जाओगे। बस मैथ्स में यही बात है, और कुछ नहीं है। और तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, आप निकाल लोगे एग्ज़ाम में, है ना। फॉर्मूला लगाना है और बस उसी तरह से निकाल लेना है। लेकिन उसको याद रखना कि वो फॉर्मूला अप्लाई कहाँ पर होगा, किस टाइम पर होगा, ये बहुत ज़रूरी है मैथ पर। चलो अब हमारे पास ये है क्वेश्चन। उसने ना ये दे दिया, कहते फाइंड स्मॉलेस्ट इंटीजर n। उसने यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड स्मॉलेस्ट इंटीजर
इंटीजर n, ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड स्मॉलेस्ट इंटीजर n सच दैट, उसने ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। वो कहते हैं कि n निकालो, बाकी तो उसने ये दिया हुआ है। तो अब हम इसे सोल्व करना पड़ेगा। चलो तो इसे अब हम सोल्व करते हैं, है ना। n की वैल्यू निकालनी है तो सोल्व तो करना ही पड़ेगा, सीधे तो आएगा ही नहीं। अगर मान लो मैं n को या इस तरफ कर दूँ तो ये 1 का 1/n हो जाएगा, है ना, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। तो अब इस तरह से करते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, कम्प्लेक्स नंबर, और डिनोमिनेटर में हमें पता है कि कम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम इसे सोल्व करते हैं। n पावर वैसे ही रहने देते हैं। अच्छा चलो, इनटू इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, 1 + आयोटा अपॉन 1 + आयोटा की पावर वही n इज इक्वल टू 1, है ना। बदलना नहीं है कुछ, कि ये ना हो कि आप इसमें कुछ चेंज कर दो, पेपर में गलत हो जाएगा। उसी तरह से सभी चीज़ें साथ साथ लिखते रहें, जैसे पावर n है इज इक्वल टू 1 का 1, ठीक है। अच्छा तो इसे यहाँ क्या आ गया, 1 + आयोटा इंटू 1 + आयोटा, 1 + आयोटा का स्क्वायर अपॉन 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं, है ना। यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसे, 1 + आयोटा स्क्वायर को a² + b² + 2ab, है ना, या 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी कि क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1, और इन सब की पावर क्या है n। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 + 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर n इज इक्वल टू 1। 1 के साथ 1 कैंसिल, है ना। तो यहाँ के बचा 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर n इज इक्वल टू 1, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो यहाँ के बचा आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। अच्छा अब हमारे पास ये बच गया, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। अच्छा आयोटा की ऐसी कौन सी पावर होती है जिसका आंसर 1 होता है? हमें पता है कि आयोटा 4 जो होता है, आयोटा 4 वो क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब n अगर हम 4 पुट कर दें तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, है ना। तो वही उसने पूछा है कि वो स्मॉलेस्ट इंटीजर बताओ n जिससे ये सही हो जाए, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो 1 आ जाए। तो n को अगर हम 4 पुट करेंगे, है ना, तब आ जाएगा ना। तो बस n इज इक्वल टू 4 आप लिख देना इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। और अगर आपको वहाँ पर करके भी दिखाना हो कि यानी कि आप चाहो कि मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, 2 पुट कर दूँ, 3 पुट करके दिखा देना, n की वैल्यू 4 पुट करके दिखा देना, 4 का जवाब 1 आ जाएगा ना, तो n इज इक्वल टू 4 लिखाना, ठीक है। तो आसान था ना ये सम, है ना। तो अब हम और सम करते हैं इनसे रिलेटेड। हाँ जी, तो अब हमारे पास ये सामने सम है जिसमें लिखा हुआ है √7 + आयोटा √3 अपॉन √7 - आयोटा √3 प्लस √7 - आयोटा √3 अपॉन √7 + आयोटा √3। वो कहते हैं ये जो है ना इसका आंसर क्या है, इज़ रियल, कि इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, रियल होगा। रियल यानी कि इमेजिनरी पार्ट उसमें नहीं होगा, है ना, यानी कि आयोटा नहीं आएगा आंसर में। ये तो हमें पता लग गया, है ना। तो अब हम इसे सोल्व करना है। पहले तो ये देखो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, कम्प्लेक्स नंबर, तो हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा ना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे करते हैं, हम इनका ना एलसीएम ले लेते हैं ना, तो ये 1 बन जाएगा ना। तो चलो अब इसका एलसीएम क्या आ गया, √7 - आयोटा √3 इंटू √7 + आयोटा √3, है ना। और ऊपर क्या आ गया, √7 + आयोटा √3 इंटू √7 + आयोटा √3 प्लस √7 - आयोटा √3 इंटू √7 - आयोटा √3, है ना। यही आ गया ना हमारे पास। तो अब इसे
√7 प्लस आयोटा √3 इंटू √7, यानी कि इसका भी स्क्वायर और ये माइनस में है ना, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं हम, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसका भी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी, है ना। √7 का स्क्वायर माइनस आयोटा √3 का स्क्वायर। तो अब हम अगर मैं इसे खोल दूँ क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। a², यानी कि अगर √7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 7, रूट के साथ स्क्वायर है ना, कट हो जाएगा। अगर इसका मैं स्क्वायर लिखूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर √3 का 3 आ जाएगा, है ना, प्लस 2ab, यानी कि 2√7। पैसे करता हूँ इसे रब करके, ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं होगी। इसकी हम वैल्यू है ना निकाल रहे हैं। ओके, तो इसे मैं लिखा रहने देता हूँ। चलिए, तो हमारे पास ये थी, है ना। चलो, तो क्या आया इसे, चलो मैं इसे अलग अलग लिख देता हूँ। a² प्लस b² प्लस 2ab, ना, इसका तो हो गया। अब इसका भी प्लस a² प्लस b² प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस 2a और b और b, है ना। यही आया ना हमारे पास, अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 7 का स्क्वायर, सॉरी रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया 7 और यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर और रूट और स्क्वायर यहाँ पे कट्टा आ जाएगा, तो उसका क्या आ गया 3, है ना। आयोटा स्क्वायर 3, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो मैं अब माइनस माइनस यहाँ पर सीधे मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया ना, हाँ जी। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। √7 का स्क्वायर 7, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी और √3 का स्क्वायर 3, है ना। यहाँ पे प्लस 2 √7 और √3, रूट क्या आ जाएगा 21, है ना। क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, इसे हम इकट्ठा भी कर सकते हैं और एक्सपैंड भी कर सकते हैं। जब मैंने पहला लेक्चर लगाया था तब उसमें मैंने ये बात समझाई थी कि रूट एक्सपैंड किस तरह से होते हैं और रूट जोड़े कैसे जाते हैं, ठीक है ना, समझाई थी ना ये वाली बात। अच्छा, तो यहाँ पर क्या आ गया 7, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर √3, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस और √3 की 3, यहाँ पे माइनस आयोटा 2√21, यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है। ये तो कट हो गया भाई, ये तो गया, है ना। अब हमारे पास क्या बचा, 7, अच्छा यहाँ पर भी -3 और यहाँ पर भी -3 है। ओके, ठीक है, यानी कि हमारे पास ये बचा ना 7 7 14, -3 और क्या बचा है -3, है ना। फिर बचा -3 और -3 अपन हमारे पास है 10, यानी कि 14 में से 6 गए तो आ गए 8/10, यानी कि इसको अगर मैं काट दूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 4/5। तो 4/5 हमारे पास क्या है, रियल ही है ना, क्योंकि ये आयोटा तो आया ही नहीं, आयोटा आया नहीं ना, है ना। यहाँ पर आयोटा आया नहीं, तो ये क्या आ गया रियल। और वही हमें प्रूव करना था कि इसका आंसर जो है वो क्या है, रियल, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस थी, कुछ भी नहीं थी, है ना। कम्प्लेक्स नंबर यूनिट बहुत ही आसान है, इसके सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी आप कैलकुलेशन से ही कर लोगे, ठीक है। तो हम और क्वेश्चंस भी करते हैं।
तो हाँ जी, जो अब क्वेश्चन है वो है हमें प्रूव करना है। वो कहते हैं कि आपको प्रूव करना है कि जो रियल पार्ट ऑफ जेड है ना, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का जो क्या है रियल पार्ट, वो किसके इक्वल है, जेड प्लस जेड का कंजुगेट अपॉन 2, ठीक है। और है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस जेड कंजुगेट अपॉन 2। ये दोनों हमें प्रूव करने हैं, एक रियल पार्ट ऑफ जेड इसके इक्वल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इसके इक्वल, ठीक है। तो अब इन दोनों को प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें जेड लेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि जेड पता होगा तभी हम उसका जेड का कंजुगेट निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले ना हम इसे छोड़ते हैं और रियल पार्ट वाले को प्रूव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने, है ना। हम जो भी मर्जी ले सकते हैं। तो चलो अब z का अगर कंजुगेट मैं कहूँ तो क्या होता है, x माइनस अयोटा वाई, हमने कर लिया, कंजुगेट निकालना हमने सीखा है ना। तो ये हम इसमें पुट करेंगे। अच्छा, रियल पार्ट क्या है इसका, x, यानी कि x इस सब के इक्वल आना चाहिए ना। तो हम इसमें चलो इसमें अब पुट करते हैं, क्या था z प्लस जेड की बार अपॉन 2। अच्छा, z क्या है, x प्लस अयोटा वाई प्लस z कंजुगेट इसका क्या है, x माइनस अयोटा वाई अपॉन 2। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया 2x अपॉन 2। तो हाँ जी, हमारे पास आ गया रियल पार्ट ही x का है, रियल पार्ट ऑफ x इसके इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल हो गया, है ना। तो अब हमें जो दूसरा करना था वो क्या था, वो भी मैं यहाँ पर ही निकाल देता हूँ। वो ये था ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या था, ये प्रूव करना था, है ना। तो हम चलो इसको भी कर देते हैं, z माइनस जेड की बार अपॉन 2, इसे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो z क्या है, x प्लस अयोटा वाई माइनस इसका कंजुगेट क्या है, x माइनस अयोटा वाई अपॉन 2, है ना। तो अगर मैं इसको खोल दूं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस अयोटा वाई, है ना, यही आएगा ना, माइनस एक्स प्लस अयोटा वाई अपॉन 2। तो वैसे ही है ना, यहाँ पे एक्स एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों कटे हो गए, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 अयोटा वाई अपॉन 2। तो 2 के साथ 2 कट, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर अयोटा वाई, तो वही आ गया, है ना। सिंपल की इमेजिनरी पार्ट जो z का था वो किसके इक्वल, इसके इक्वल आ गया, हमारे पास आया भी अयोटा वाई है ना। अच्छा, यहाँ पर था फिर 2 अयोटा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अयोटा तो आना ही चाहिए, क्योंकि उसने हमें क्या पूछा था, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट तो सिर्फ क्या हुआ इसका y, अयोटा ही आएगा ना। तो यहाँ पर अयोटा था, अयोटे के साथ अयोटा कट हो गया ना, स्टेटमेंट में थोड़ी सी रोंग हो गई थी, ठीक है। आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ जी, तो अब हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ यानी कि हमें पता है कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन कम्प्लेक्स नंबर का हो या मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का हो, तो हम लोग करते होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले हम प्रॉपर्टी करते हैं कि कम्यूट अंडर एडिशन, कि जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो कम्यूट करते हैं अंडर एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर मैं एडिशन मीन्स की प्लस, है ना, यानी कि अगर मैं एक कम्प्लेक्स नंबर उसे दूसरे कम्प्लेक्स नंबर में जोड़ूं तो मैं इसे पहले Z2 को भी जोड़ सकता हूँ, फिर Z1 को भी जोड़ सकता हूँ। ये दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि अंडर प्रोडक्ट, कम्यूट अंडर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में भी मैं अगर Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करूँ या Z2 से Z1 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये एक जैसे ही होंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या सब्सट्रैक्शन में भी वो कम्यूट करता है? चलो तो अब देखते हैं। अब अंडर सब्सट्रैक्शन चलो लेट कर लो Z1 इज इक्वल टू
-2 + 3 अयोटा, कुछ भी कर सकते हो। और Z2 = मैं कर लेता हूँ 2 - 7 अयोटा। ठीक है, मैंने ये लेट कर लिया। अच्छा, तो अब उस अंडर सब्सट्रैक्शन है ना, तो पहले मैं Z1 - Z2 करके देखूंगा, फिर Z2 - Z1 करके देखूंगा कि आंसर सेम आता है। ठीक है, Z1 - Z2 अगर मैं करूंगा, Z1 की वैल्यू क्या है -2 + 3 अयोटा, माइनस Z2 की वैल्यू 2 - 7 अयोटा। तो अगर मैं इसे खोल दूँ, यहीं कर देता हूँ -2 + 3 अयोटा -2, इसे मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, -2 और माइनस माने यहाँ पर प्लस 7 अयोटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया -4 + 10 अयोटा। इसका आंसर तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अगर मैं Z, यहाँ पे हमने क्या किया था Z1 - Z2, अब मैं क्या करता हूँ Z2 - Z1 करते हैं, तो देखते हैं कि क्या ये अंडर सब्सट्रैक्शन में भी कम्यूट करता है। चलो, तो Z2 2 - 7 अयोटा माइनस Z1 -2 + 3 अयोटा। तो इसे भी हम एक्सपेंड कर देते हैं, माइनस के साथ माइनस तो प्लस का 2, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, तो 2 + 2 4 और -10 अयोटा। तो क्या ये आंसर सेम है? यहाँ पर क्या है -4 + 10 अयोटा, यहाँ पर आया 4 - 10 अयोटा ना। तो इसका मतलब अंडर सब्सट्रैक्शन में कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो कम्यूट नहीं करते, लेकिन एडिशन और प्रोडक्ट में कम्यूट करते हैं। यानी कि अगर मैं Z1 को मैं Z2 को प्लस कर दूँ या Z2 में Z1 को प्लस कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं Z1 में Z2 को मल्टीप्लाई कर दूँ और Z2 में Z1 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अंडर अगर सब्सट्रैक्शन Z1 को Z1 में से Z2 माइनस कर दूँ या Z2 में से Z1 माइनस कर दूँ तो इसका आंसर अलग अलग आता है। हमने देख ही लिया है ना, एक आंसर ये आया और एक आंसर यही आया ना। तो यानी कि अंडर सब्सट्रैक्शन, यानी कि हेंस सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूट। ठीक है ना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि अगर आप आज के बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करने लगे तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं कर देना कि कम्प्लेक्स नंबर है चलो किसी में से किसी को भी माइनस कर दूं, नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में कम्यूट नहीं करता। यानी कि अगर मेरे पास ये है ना, तो कोई मुझे कहे कि एडिशन करो इसकी, तो मैं चाहे Z1 में Z2 प्लस कर दूँ या Z2 में Z1 कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखो, अगर हम ऐसे दोनों करके देखते हैं, पहले Z1 में Z2 तो 3 + 4 अयोटा + 4 + 8 अयोटा, और यहाँ पर क्या आएगा Z2 में अगर 4 + 8 अयोटा + 3 + 4 अयोटा। तो यहाँ पर अब आंसर देखते हैं हम, 4 और 3 7, 8 और 4 12, है ना, 4 और 3 7, 8 और 4 12। यानी कि मैं अगर वो मुझे कहे कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करो तो चाहे मैं Z1 में Z2 प्लस कर दूँ और Z2 में Z1 प्लस कर दूँ तो मुझे कोई फिक्र नहीं है ना, मेरा आंसर सेम आएगा। अच्छा, अगर कोई मुझे कहे कि इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर कोई मुझे कहे कि Z1 में से Z2 सब्ट्रैक्ट करना है, Z1 में से Z2 सब्ट्रैक्ट करना है, और हम मुझे पता है कि सब्ट्रैक्शन में ये कम्यूट नहीं होती, यानी कि अगर मैं वो कहे तो ये कि इस Z1 कम्प्लेक्स नंबर में से Z2 माइनस कर दूँ और मैं ये कर देता हूँ Z2 - Z1, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा, क्योंकि अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये क्या करता है? कम्यूट करता है। ठीक है ना, लेकिन सब्सट्रैक्शन में नहीं करता।
ओके, ये ध्यान रखना है। अगर आपको यहाँ पर कहे कि एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को अगर हम लेकर चलें, है ना, और कहें कि मैं आपसे ये क्वेश्चन कहूँ कि आप मुझे सब्ट्रैक्ट करके दिखाइए Z2 में से Z1, तो मुझे यही करना पड़ेगा, पहले Z2 रखना पड़ेगा, फिर माइनस, फिर Z1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि 4 + 8 अयोटा Z2 का, माइनस फिर Z1 3 + 4 अयोटा, 4 + 8 अयोटा -3 -4 अयोटा। यानी कि अब इसका आंसर क्या आ गया, 4 में से 3 1, 8 में से 4, यानी कि ये आंसर आ गया। और अगर मुझे कहा गया हो कि Z1 में से Z2 माइनस करना, तो मैं यही करूँगा। सब्ट्रैक्शन में मुझे आगे पीछे नहीं मैं कर सकता, इसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कर सकता हूँ, तब चल जाएगा, है ना। तो अगर Z1 में से Z2 करें, 3 + 4 अयोटा -4 + 8 अयोटा, 3 + 4 अयोटा -4 -8 अयोटा। अब तो आपको ना कैलकुलेशन भी आ गई होगी, है ना। तो ये देखो इन दोनों आंसर्स में कितना फ़र्क है, 1 + 4 अयोटा और -1 -4 अयोटा, है ना। तो आज से ध्यान रखना है कि अंडर सब्ट्रैक्शन ये कम्यूट नहीं करता। ओके फ्रेंड्स, हाँ जी। तो अब हम करते हैं, आपको मैं स्टेटमेंट बताता हूँ कि अगर आपको इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए तो आपको उसका मीनिंग क्या लेना है। मीनिंग यानी कि अगर आपके पास आ जाए IFF वाला इफ़, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ, इस तरह से लिखा आ जाए आपकी स्टेटमेंट में, ठीक है, या आ जाए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, या आपको इस तरह का साइन आ जाए, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या होता है कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया ना, हमें उसका क्या करना है, डबल प्रूफ। क्या करना है, डबल प्रूफ। क्योंकि ये जो +1 +2 के टॉपिक्स है ना, इसमें सबसे बड़ी बात पता क्या है कि बच्चे वहाँ पर स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड ही नहीं करते, उसे समझते ही नहीं। वो कर तो आते हैं लेकिन वो क्वेश्चन आधा करके आते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके क्वेश्चन में ये हो इफ़ एंड ओनली इफ, IFF, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, या इस तरह का साइन हो, इसका मतलब क्या है कि आपको डबल प्रूफ करना है। डबल प्रूफ, सिंपल प्रूफ नहीं करके आना, डबल प्रूफ यानी कि 2 बार करना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बस सिर्फ स्टेटमेंट की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, डबल प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ जी, तो हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, वो हमें कहता है कि टू प्रूव, आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है कि जो z है ना वो = है z के कंजुगेट की। कब? वो कहता है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। तो अब इस चीज़ को देखकर, इफ एंड ओनली इफ, इसे देखकर आपके दिमाग में तुरंत ये आ जाना चाहिए कि अब हमें क्या करने पड़ेगा, डबल प्रूफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डबल प्रूफ। तो ये बात याद रखनी है, ये भूलनी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आप इसको एक बार बस प्रूफ कराओ, इस तरह से नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, यानी कि डबल प्रूफ करना है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका पहला प्रूफ। चलो, सबसे पहले उसने कहा है कि हमें ये प्रूफ करना है अगर हमारे पास z क्या है, रियल है, ठीक है। सबसे पहले अब एक बार हम ये लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे, एक बार ये लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। इस तरह से हमें डबल प्रूफ करना है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं कि लेट हमारे पास z = z बार, ये कंजुगेट है, ठीक है। ये हमारे पास उसमें
ये है, ठीक है, हमने ये लेट कर लिया। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि z क्या है, रियल। चलो भाई फिर करते हैं, है ना, करना तो हमें पड़ेगा ही, अब पेपर में आ ही गया तो चलो लेट कर लेता हूँ मैं कि z है x प्लस अयोटा वाई, तो उसका y कंजुगेट क्या होगा, x माइनस अयोटा वाई। अब हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है ना, साथ साथ एकदम से आ जाता है दिमाग में कि कंजुगेट क्या होगा उसका। हाँ जी, तो हमने ये लिया था कि z इज इक्वल टू z बार है, तो हमें इसे इक्वल रखे फिर x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू x माइनस अयोटा वाई। तो ये हमने क्या किया, इक्वल रख लिया। तो मैं इसे एक तरफ ले आता हूँ, x प्लस अयोटा वाई माइनस का x हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस का अयोटा वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो लो भाई x तो यहाँ है ना, तो हमारे पास क्या बच गया, 2 अयोटा वाई इज इक्वल टू 0। तो y क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। और अगर मैं इस y को इस वाले में पुट करूं तो क्या आ जाएगा, y अगर 0 करूं तो मेरे पास z क्या आ जाएगा, सिर्फ इसमें कर रहा हूं मैं, इस वाले में, ठीक है। तो z क्या आ जाएगा, y की जगह पर 0, तो z क्या आ गए, x। तो उसने यही कहा था, मैं ये मान के चला था और मैंने ये प्रूव कर दिया। z इज इक्वल टू z बार मान के चला था, यानी कि कंजुगेट मान के चला था, और z क्या आ गया, x, और x रियल ही है ना, रियल ही कहा था उसने, x क्या है, रियल है ना, अयोटा तो आया ही नहीं, यानी कि एक बार तो हमारा प्रूव हो गया। हम ये लेकर चले थे और ये प्रूव कर दिया, अब ये लेकर चलेंगे और ये भी प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इफ़ एंड ओनली। अगर ये ना दिया होता तब हम ये करते तो सही हो जाएगा, है ना, लेकिन अब हम पेपर में डबल प्रूफ करके आना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इस भाई की वजह से, है ना, ये भी क्या क्या करवाता है। तो मैथ्स में ना स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, अच्छी तरह से पढ़ा कीजिए उसे। तो अब हम ये लेकर चले थे और ये प्रूव, अब ये लेकर चलते हैं। चलो लेट कर लेते हैं कि z भाई हमारे पास क्या है, रियल है। तो हमें टू प्रूव क्या करना है कि z इज इक्वल टू z का कंजुगेट है। चलो भाई, अब z अगर रियल है, चलो ऐसे करता हूँ, मैं z को a मान लेता हूँ। मैंने अयोटा नहीं लिया क्योंकि मैंने इसे क्या लेना है, रियल, है ना, अयोटा वाली टर्म तो मैंने ली नहीं, रियल ले लिया a। और मैं कहता हूँ कि a वेयर, यहाँ पे लिख के आना है कि वेयर a मैंने क्या लिया कि a बिलोंग्स टू रियल। ये जो है ना निशान ई जैसा, यहाँ पर इस तरह से और इस तरह से, इसे बिलोंग्स टू कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, बिलोंग्स टू, ठीक है ना, बिलोंग्स टू। तो अगर मैं इसके ऊपर कट लगा दूँ तो क्या होता है, नोट बिलोंग्स टू, ठीक है, कट लगा दूँ तो नोट, अगर सिंपल है तो बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, a बिलोंग्स टू r मीन्स कि रियल, यानी कि जो मैंने उसे बताना है वहाँ पर कि भाई मैंने z इज इक्वल टू a लिया है। a तो कुछ भी हो सकता है ना, उसे क्या पता, मैं बता रहा हूँ कि भाई जो मैंने a लिया है वो क्या मैंने लिया है, बिलोंग्स टू रियल। a रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि रियल नंबर में से है a, ठीक है। तो अब भाई हमने z क्या ले लिया, रियल ले लिया, तो ये प्रूव करना है ना। तो अगर मैं z तो मैंने ले लिया, अगर मैं इसी का कंजुगेट निकालूँ तो भाई रियल पार्ट तो रियल ही रहेगा, जो इमेजिनरी पार्ट का साइन होता था हमें तो वो चेंज करना होता था ना। तो यहाँ पर तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं है ना, तो इसका मतलब z भी a है और z बार भी a है, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए, और यही हमने प्रूव करना था, है ना, हो गया ना। तो हैंस प्रूव, कितना आसान था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट की वजह से IFF, इफ़ एंड ओनली इफ, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, सिर्फ इन साइंस की वजह से हमें क्या करना पड़ा, डबल प्रूफ, है ना। तो आपकी बुक्स में भी इस तरह से बहुत सी स्टेटमेंट हैं, तो उसमें ध्यान रखना है कि आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, डबल प्रूफ करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स।
तो चलिए आगे कुछ और सम्स भी करते हैं हम। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आगे, तो वो तो आप मिनटों में ही कर लोगे। वो कह रहे हैं कि आपके पास जो z है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना सीखा ना कि अगर सिंपल तो क्या करना है, z के ऊपर कंजुगेट और ये इसका स्क्वायर, यही सीखा था ना। तो ये ना क्वेश्चन में आ गया, वो कहता है कि आप बताओ कि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना, मल्टीप्लिकेटिव क्या है, इन्वर्स है, वो इसके बराबर है। तो हमें ये तो पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन वो कहता है इसे प्रूव करो, है ना। तो चलो भाई फिर प्रूव कर लेते हैं। लेट z हमारे पास क्या है, x प्लस हम क्या लेते हैं, अयोटा y ले लेते हैं। तो चलो भाई हमने लेट तो कर लिया। अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/z। यहाँ हम इस तरह से निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ तो उसने हमें पूछा है कि ये बताओ कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, इसे प्रूव करो। तो हम अपने सिंपल तरीके से चलते हैं, 1/z, ठीक है। हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z, इसीलिए आपको ये पहले 1/z करवाया था, ये सीधा नहीं करवाया, क्योंकि जब इसे प्रूव करेंगे तो हमें सिंपल वाला तरीका रूल है ना यूज़ करना पड़ेगा। तो 1/z यानी कि x प्लस अयोटा y। तो इसे हम रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये लो रैशनलाइज कर दिया हमने। तो जल्दी जल्दी से इसे रैशनलाइज कर देते हैं, और x माइनस अयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस अयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी कि प्लस वाई का स्क्वायर, है ना। तो अगर हम देखें, उसने ये कहा था ना कि ये प्रूव कर भाई आपने कि ये बताओ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है। हमें ये पता है कि सिंपल तरीका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या है कि उसका 1/z कर दो, ठीक है। हमने सोल्व कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास जो ये आया x प्लस एक्स माइनस अयोटा वाई, हमने z क्या लिया था, x प्लस अयोटा वाई। और अगर मैं इसका कंजुगेट निकालूँ तो वो क्या होगा, x, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यही होगा ना, है ना। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, x माइनस अयोटा वाई, यानी कि मैं इसे z का कंजुगेट लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। अपॉन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं इसका मोड निकाल दूँ, मोड, तो ये किस तरह से निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना, ये निकलेगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर दूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर ये लिख सकता हूँ, यानी कि मोड जेड का स्क्वायर। तो यही उसने प्रूव करने के लिए कहा है ना, कि अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हो तो ऊपर क्या आता है, जेड का कंजुगेट, और नीचे क्या आता है, मोड जेड का स्क्वायर। तो वही हमारा जो आंसर निकला था उसी में हमारा आ गया, ऊपर कंजुगेट आया। ये देखो, इसका अगर कंजुगेट निकालेंगे ये, और अगर यहाँ पर इसका मोड का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास यही बचता है ना। तो इसका मतलब हैंस प्रूव आ गया ना, है ना। तो आसान था ना, हमें तो क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस तरह से भी निकालना आता है और इस तरह से भी, हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और कल आपका ना एक जो है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस तरह से निकालना है, स्क्वायर रूट, ठीक है, उसका फॉर्मूला रह गया, और बस कुछ मेन क्वेश्चंस रह गए वो हम करेंगे। ओके, तो बाय बाय स्टूडेंट्स।